नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। उत्तराखंड की सियासत में फिर एक नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सदराज के निफाज के ताल्लुक से अगली सुनवाई 27 अप्रैल को। मुल्क भर में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल। उड़ीसा के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत पहुंचा 47 डिग्री तक। लोगों को एहतियात बरतने की दी गई सलाह। उर्दू के नामवर शायर मलिकजादा मंजूर अहमद का इंतकाल। लखनऊ के जगरानी अस्पताल में ली आखिरी सांस। उर्दू अदब की दुनिया में गम की लहर। मोदी हुकूमत की सिफारिश पर स्वामी, मैरी कॉम, सिद्धू समेत 6 हस्तियां राज्यसभा के लिए नामजद। 7वें पर सस्पेंस। पाकिस्तानी सफीर अब्दुल बासित ने कहा, हिंद पाक के मसाइल हल करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत को कायम रखने की जरूरत। अरुणाचल प्रदेश में जमीन खिसकने से 16 अफराद हलाक, कई जख्मी। तवांग जिले में हादसा, राहत कार्य का काम जारी। और अक़वाम मुत्तहिदा में पेरिस क्लाइमेट डील पर दस्तखत की उम्मीद। 170 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद। बान की मून ने शुरू किया इजलास। तो चलिए खबरों की शुरुआत उत्तराखंड सियासी बहरान से करेंगे, जहां पर बहरान अभी थमा नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस केस की सुनवाई 27 अप्रैल को होनी है और अगली सुनवाई तक उत्तराखंड में सदराज नाफिज रहेगा। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी, वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। उत्तराखंड की सियासत में एक नया मोड़ उस वक्त देखने को मिला जब आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत रियासत में सदराज के निफाज को मनसूख किया गया था। हाईकोर्ट अपने फैसले के ताल्लुक से 26 अप्रैल को दस्तावेजात मुहैया कराएगी, जिसे 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जा सकेगा। वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सदराज के निफाज को अगली सुनवाई तक मनसूख नहीं करने की बात की है। 3 बजे सुनवाई हुई और सुनवाई अभी खत्म हुई है। दोनों पक्षों को सुन के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांचल हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है। उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। उसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी, वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। वही पोजीशन चलेगी जो कल थी या परसों थी, नेमली गवर्नर वाली पोजीशन चलेगी। दूसरी तरफ हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अबूरी है और हाईकोर्ट के फैसले के दस्तावेजात आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस केस की मेरिट पर सुनवाई करेगा। ये आदेश अंतरिम है और 27 तारीख तक के लिए है। 27 तारीख को उन्होंने कहा कि हम मेरिट पे, क्योंकि हमारे पास जजमेंट की हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी नहीं है, इसलिए मेरिट पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। हम मेरिट पर सुनवाई करेंगे और हम भी ये चाहते हैं कि ये मामला मेरिट पर निर्णित हो जाए, जल्दी निर्णित हो जाए। उत्तराखंड में सियासी जंग जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कानूनी और सियासी जंग जारी है, लेकिन हाईकोर्ट के हालिया फैसले से एक बात तो जरूर साफ हो गई है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना अब इतना आसान नहीं होगा, या फिर इस कानूनी रास्ते को अपनाने के लिए मरकजी हुकूमत को कम से कम काफी संजीदगी से सोचने की जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है, सियासी रद्द-ए-अमल क्या कुछ है, आइए देख लेते हैं। वो जो कल का निर्णय था वो हरीश रावत जी के हित में था और उन्होंने इसीलिए बिना किसी बात की चिंता किए, बिना गवर्नर की अनुमति लिए जाके सीएम ऑफिस में बैठ गए।
सीएस को बुलाया और मुख्यमंत्री ट्राई करने लग गए, जबकि कोर्ट का कोई लिखित आदेश न गवर्नर के पास पहुंचा था, न आज तक किसी के पास पहुंचा है। मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर ही वो मुख्यमंत्री बन गए, कैबिनेट का बैठक भी बुला लिए, निर्णय भी ले लिए, स्वयंभू नेता हैं। उठाया कि अभी तक हाईकोर्ट का जो फैसला उस पर दस्तखत भी नहीं हुआ है मुख्य न्यायाधीश का हाईकोर्ट के, उसकी कॉपी भी नहीं मिली है, और बिना उसके जो है हरीश रावत तुरंत जाके भाग के मुख्यमंत्री का कार्य शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये जो है ये असंवैधानिक भी है और कानून की मर्यादा का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही उचित आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा कि भाई 27 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। तो इसके माने कि जो पिछले 2 दिन में जो भी हरीश रावत जी ने जो कार्य किए हैं वो अवैधानिक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो इन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 ही बातें हैं, या तो विश्वास मत हासिल करने दें, विश्वास मत से तय हो पाएगा कि हम बहुमत में हैं या नहीं। एक अस्थिरता का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। इससे ज्यादा अच्छा आम चुनाव की घोषणा कर दें, हम तैयार हैं चुनाव के लिए। इस अस्थिरता के वातावरण में कल हम काम करने बैठे, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाह रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी भी अस्थिरता के माहौल में है, जनता भी अस्थिरता के माहौल में है और व्यवस्था भी अस्थिरता के माहौल में है। तो उन्होंने कह दिया हमें रिटन जजमेंट जब मिल जाएगा तब हम सुनवाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मलिकजादा मंजूर के इंतकाल की। उर्दू ज़बान व अदब के बैनुल अक़वामी सफ़ीर प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद का लखनऊ में इंतकाल हो गया। अदब की इस शाहजहानी शख्सियत के रहलत से पूरी उर्दू दुनिया सोगवार हो गई है। प्रोफेसर मलिकजादा गुज़िश्ता 1 माह से अलील थे और लखनऊ के जगरानी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 6 बेटियां और 2 बेटे भी शामिल हैं। और अब आइए एक नजर डालते हैं मलिकजादा मंजूर अहमद की हयात व खिदमत पर। दरवाजे पर आहट सुनकर उसकी तरफ क्यों ध्यान गया, आने वाली सिर्फ हवा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये शेरी अल्फाज हैं उर्दू के अहम सफीर प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद के, लेकिन अफसोस ये आवाज आज खामोश हो गई। वैसे आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा, अदीब व शायर, दानिश्वर प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं और उनके बारे में कुछ ज्यादा कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। आप तकरीबन निस्फ सदी से मुशायरों के स्टेज पर अपनी मशहूर कून आवाज का जादू जगाते रहे, जिसकी वजह से उर्दू हलके में लोग प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर को सिर्फ उर्दू के हलके से जोड़कर देखते रहे। जबकि मलिकजादा मंजूर ने 11 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मलिकजादा मंजूर अहमद फैजाबाद के एक गांव बिंधड़ में 17 अक्टूबर 1929 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं के मदरसे में हुई। मलिकजादा मंजूर ने उर्दू और अंग्रेजी से एमए किया था। वह आजमगढ़, गोरखपुर और लखनऊ में दरस व तदरीस से वाबस्ता रहे। मलिकजादा मंजूर ने मुशायरे का आगाज आजमगढ़ से किया और आजमगढ़ से ही नाज़िम मुशायरे का लक़ब भी मिला। मलिकजादा मंजूर अहमद ने उर्दू ज़बान के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो आबेज़र से लिखे जाने के काबिल है, या यूं कहा जाए कि उन्होंने कागज पर कलेजा निकाल कर रख दिया था तो गलत न होगा। एक अरसे से वो ये कहते रहे थे कि उर्दू रस्मुल खत से वाकफियत इसलिए जरूरी है कि उसमें तहजीब भी है और मजहब भी। डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद ने अपनी जिंदगी में ही एक रिवायत की हैसियत हासिल कर ली थी और वो रिवायत अदब व तहजीब के साथ साथ जबान के तहफ़्फ़ुज़ की भी थी। डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद की तसनीफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फ़िक्र व फ़न को एक मिसाली तहकीक का नमूना तसव्वुर किया जाता है। मलिकजादा मंजूर अहमद की शायरी में तहदारी भी है और एक पूरे अहद की झलक भी। उनकी शायरी में माजी की कसक से लेकर मुस्तकबिल के फिक्र की अक्कासी भी होती है। उनकी मारूफ तसानीफ उर्दू मसाला, कॉलेज गर्ल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फ़िक्र व फ़न, शेर व सितम, रफ़ीक़ शरर, शेर व अदब, मौलाना आज़ाद, अल हिलाल के आईने में वगैरह शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे गर्मी के कहर के बारे में। छोटे से ब्रेक के बाद
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात मौसम की करेंगे। मुल्क के कई मकामात पर गर्मी का कहर जारी है। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। महकमे मौसमियात ने रवां साल रिकॉर्ड गर्मी होने की पेशगोई की है। मुल्क की कई रियासतें सख्त गर्मी की गिरफ्त में हैं। सबसे ज्यादा गर्मी की लहर उड़ीसा में देखी जा रही है। उड़ीसा के टेटलाग्राह में 47 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उड़ीसा के 7 शहरों में 45 डिग्री दर्जे हरारत तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि 3 इलाकों में 44 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उड़ीसा के 10 इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर अगले 24 घंटों तक यूं ही बरकरार रहने की पेशगोई कर दी है। गर्मी और लू लगने से ताहाल सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में 66 अफराद मौत की नींद सो गए। उधर शुमाली और वस्ती हिंद से आने वाली गर्म हवाओं के सबब आंध्र और तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर गैर मामूली दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरा तेलंगाना तपिश, गर्मी और लू की चपेट में है। रामागुंडम में सबसे ज्यादा यानी 46 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। रियासत के तमाम इलाकों में पारे ने 40 डिग्री तो पार कर ही लिया है। आदिलाबाद और निजामाबाद की अगर बात करें तो यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि हैदराबाद और खम्मम में 42 और 43 डिग्री के बीच है। झारखंड भी कम नहीं है, झारखंड भी गर्मी की लपेट में है। जमशेदपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री पार कर गया। बिहार में भी गर्मी का शदीद असर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बनारस, साथ ही गुजरात के बड़ौदा और अहमदाबाद में गर्मी कहर बरसा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में गर्मी का कहर बढ़ गया है। यहाँ तक कि नागपुर में टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि दिन के वक्त लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। हालांकि गर्मी से बचने के लिए लोग एहतियाती तौर पे इकदाम उठा रहे हैं। आज 3-4 दिन से कंटिन्यूस इतनी हीट वेव चालू है कि सुबह 9-10 बजे से ही घर से बाहर निकलो तो सब दुपट्टा वगैरह बांध कर निकलना पड़ता है, और अगर धूप में काम करते हैं दिन भर तो कुछ ठंडा वंडा पी के ऐसा अपना समय बहुत ही यानी 4-5 दिन से बहुत टेम्परेचर है यहाँ, हीट वेव बहुत शुरू है। भी तकलीफ हो रही है, 40 के ऊपर पारा चला गया है। आप देखोगे तो रोड पूरे खाली है और हमें भी काफी तकलीफ हो रही है। घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। इतनी बड़ी होते जा रही है कि रहना मुश्किल हो रहा है। पानी के लिए तरस जाते हैं तो बीच बीच में रुकना पड़ता है, कहीं पे देखना पड़ता है कि होटल है जहाँ पे जूस पी सकते हैं, कुछ भी देखना पड़ रहा है। फिलहाल तो बहुत मुश्किल हो रहा है। 44 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। अभी अप्रैल में ये हाल है तो पता नहीं मई कैसे निकलेगा। एंड हम सबके साथ सबसे ज्यादा नुकसान पक्षियों का हो रहा है कि बिकॉज बहुत सारे पक्षी रोज मर रहे हैं। इस साल भारत में हर जगह बहुत टेम्परेचर है। गर्मी की शिद्दत के सबब मुल्क के 240 से ज्यादा अजला खुश्क साली से मुतासर है। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर में मजीद इजाफा होने और इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने की पेशगोई कर दी है। जरूरत है कि लोग अपने तौर पर लू और गर्मी से महफूज रहने के लिए एहतियाती इक़दामात जरूर उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और अब खबर अरुणाचल प्रदेश से है, जहां के तवांग जिले में जमीन खिसकने से भारी तबाही हुई है। हादसे में अब तक 16 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी मलबे में कई अफराद दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। जराये के मुताबिक हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों ने इंतजामिया को इत्तला दी, जिसके बाद राहत और इमदादी टीम मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। इमदादी काम में तेजी लाने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी जाए हादसे की जानिब रवाना कर दिया गया है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
तो चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि हिंद पाक मसाइल के हल के लिए दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखने की जरूरत है और मुज़ाकरात बहाल किए जाने चाहिए। अब्दुल बासित से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने। मौजूद हैं पाकिस्तान के सफीर अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब, जिस तरह से अभी शुरू हुआ है, दोनों मुल्कों में एक बेहतर ताल्लुकात कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हैं, उसको मजीद मजबूत करने के लिए दोनों मुल्कों को क्या पहल करनी चाहिए और किस तरह से बेहतर हो सकते हैं ताल्लुकात और बेहतर? देखिए, ताल्लुकात मैं समझता हूँ दोनों तरफ से ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों, मामूल पे आएँ। उसके लिए मेरे ख्याल में बुनियादी ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक दूसरे से बातचीत करें और हर सतह पे बातचीत हो, क्योंकि बातचीत करने से हम एक दूसरे के मसाइल समझेंगे, जो हमारे दरमियान बाहमी मसाइल हैं, तनाज़ात हैं, उनको हल करने की कोशिश आगे बढ़ेगी। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात को मैं समझता हूँ कि बहाल होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में कुछ सूरत निकल आएगी। सर, एक इश्काल है लोगों के दरमियान के जिस तरह से पठानकोट मामले के बाद जांच कमेटी यहाँ आई और जांच करके ले गई, लेकिन कार्रवाई की तरफ लोगों की निगाह है, तो क्या इस तरफ क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पठानकोट का ताल्लुक है, दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि बात की तह तक पहुँचा जाए और उस बात की तह तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि जो ताउन जो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त हो रहा है उसको बरकरार रखना चाहिए। और अगर ये ताउन बरकरार रहेगा तो मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर पठानकोट में हमारी तरफ से कोई लोग अगर वाकई इसमें मुलव्वस थे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सर, हिंदुस्तान की जांच टीम तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।